बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। ये है कानपुर और इसके बाहरी इलाके से सटा कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला। 100 किलोमीटर की दूरी पर चौबेपुर इलाके में है एक छोटा सा गांव बिकरू। वैसे तो हिंदुस्तान में ऐसे लाखों गांव हैं, लेकिन पिछले साल बिकरू ऐसा बदनाम हुआ कि इस गांव को पूरा देश जानने लगा, क्योंकि इसी गांव के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों का कत्ल किया था। शुक्रवार शनिवार की रात तारीख 3 से 4 जुलाई 2020 रात के करीब 1:45 बजे कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में 25 पुलिस वालों की एक टीम कथित तौर पर यूपी के खतरनाक माफिया विकास दुबे का एनकाउंटर करने के लिए एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन पर थे। जैसे ही वो दुबे के घर के करीब पहुंचे, एक अर्थ मूवर जेसीबी के आगे रास्ता रोके हुए थे। घने अंधेरे में अब पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई और उपाय नहीं था, लेकिन वो एक बिछाए जाल में फंस रहे थे। दुबे और उसके 60 गैंग मेंबर जेसीबी के दोनों ओर छतों पर ताक लगाए बैठे थे, गोलियों से उनका स्वागत करने के लिए। जैसे पुलिस करीब आई, मौका देख अंधाधुंध गोलियां बरसाई। मारो सालों को। देवेंद्र मिश्रा दीवार की आड़ में छुपने में कामयाब रहे और फौरन बिठूर पुलिस स्टेशन को SOS भेजा। हमें मदद की जरूरत है अभी। उनको एक घर का खुला दरवाजा नजर आया, वो उसकी तरफ दौड़े। घायल और खून से लथपथ मिश्रा दंग रह गए। दुबे साला पागल हो गया है, पुलिस पर गोली चला रहा है। क्या वो जानता नहीं इसका अंजाम क्या होगा? लेकिन दुबे का काम अब तक खत्म नहीं हुआ था। मामला कुछ पर्सनल था। मुझे लंगड़ा पुकारता था ना, अब तू कितना चल पाएगा वो बता। हर बार की तरह दुबे जानता था कि इस बार भी वह बच निकलेगा, अपने राजनीतिक कनेक्शन की ताकत पर। बस कुछ समय तक उसे किसी की नजर में नहीं आना होगा और वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। आइए मिलवाते हैं जवान विकास दुबे से। एक नंबर का बदमाश था ये बिकरू गांव का, निकम्मा। हमेशा कुछ ना कुछ गुंडागर्दी और मारपीट में लगा रहता। लेकिन इस सड़क छाप की किस्मत बदली जब एक रोज उसने पड़ोस के गांव के कुछ पिछड़ी जाति के लड़कों को बुरी तरह से पीटा। दूसरे पक्ष के लोग थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे, जिसकी पूछताछ करने के लिए विकास को उसके घर से उठवाया गया। दुबे की गिरफ्तारी की खबर वहां के कांग्रेस विधायक नेकचंद पांडे के कानों तक पहुंची। नेताजी, पुलिस ने हमारे एक लौंडे को उठाया है। आपके राज में ब्राह्मण पर अत्याचार कैसे हो सकता है? शायद ये लड़का इस इलाके में ठाकुरों के दबदबे को कम करने के काम आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले ग्रामीण इलाकों में जाति धर्म की मालूमात हासिल कर लेना बेहतर होगा। ब्राह्मण, जिनके उपनाम होते हैं दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, त्रिवेदी, तिवारी इत्यादि, आमतौर पर कभी झगड़े फसाद में नहीं पड़ते। वे शिक्षित और पंडिताई पेशे में मिलते हैं। वही ठाकुर, सिंह और राय जैसे जमींदार या यादव, जो कि पारंपरिक रूप से दूध बेचने वाले या खेती बाड़ी करने वाले किसान होते हैं, जो दादागिरी और मार पिटाई करते आए हैं। जबकि बनिया, जिनके उपनाम गुप्ता और अग्रवाल हैं, वो बिना अपने हाथ गंदे किए पैसों द्वारा अपने हित के लिए बाकी का इस्तेमाल करते हैं। समझो किंग मेकर है वो। तो विकास, जो नाम से दुबे था, यानी ब्राह्मण, पर काम से था पक्का गुंडा। एक ऐसा जोड़ जो कभी कभार ही मिलता है। कौन है चौबेपुर का इंचार्ज? लगाओ उसे फोन। हेलो, विधायक नेकचंद बोल रहे हैं। जी नेताजी। विकास दुबे नाम का कोई लौंडा आपने उठाया है क्या? जी हाँ सर जी। अपना लड़का है, रपट लिखवाई क्या? अभी नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया किए हो। FIR होनी भी नहीं चाहिए दरोगा जी। छुटकी जाति के लोग अब शिकायत लिखवाएंगे। दफा करो लोगों को। जो हुक्म सर जी। जिन्हें ब्राह्मणों से बात करने तक का हक नहीं, वे चले FIR ठोकने। वाह भाई वाह। जी सर जी। और ठीक ऐसा ही हुआ। विधायक नेकचंद का साथ पाकर विकास दुबे की हिम्मत और बढ़ गई। अकेले पूरी बारात को लूटा, उनको ये बताकर कि बाकी की गैंग बस के आसपास की झाड़ियों में छिपी बैठी है। उसकी हिम्मत देख कई बदमाश उसकी ओर आकर्षित हुए और जल्द ही उन्होंने अपने अच्छे दोस्त राजू निगम के साथ एक मोटरसाइकिल गैंग बनाई, जिसका नाम उस बाइक पर रखा गया जिस पर वो सभी सवार थे, बुलेट गैंग। खुद को अब बड़ा शक्तिशाली समझते हुए उसने झुन्ना बाबा का कत्ल किया। अपने ही बिकरू गांव का एक नागरिक कहा जाता है, उसकी 18 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए। जब बाबा के परिवार ने पुलिस से शिकायत की, तो रात के अंधेरे में एक नकाबपोश ने घर में घुसकर शिकायतकर्ता को धमकाया। भैया पर FIR लगाएगा? प्यार नहीं क्या तुझे अपने जीवन से? बाबा जी के पास भेजो क्या? अब क्या लड़ पाते वो लोग। माफ करिए थानेदार साहिब, लगता है कोनो गलतफहमी हुई थी। मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ। पुलिस वाला मुस्कुराया, मानो वो जानता था कि क्या बीती है।
देखिए, बात यह है कि चौबेपुर इलाके की ज्यादातर पुलिस ब्राह्मण थी। जब पुलिस भी उनके पक्ष में थी तो उसे कौन रोक सकता था। दुबे जुर्म पर जुर्म करता गया, वसूली का धंधा जमाया और जिस किसी ने हिचकिचाहट दिखाई उसको मिला मुक्का। जब भी उसे हवालात में डाला गया, ऊपर से कॉल आया और वो जेल से बाहर। मगर पुलिस के अलावा दुबे को सत्ता की छाया की भी जरूरत थी। इसलिए सियासती रुख बदलता देख दुबे ने कांग्रेस को छोड़ जनता दल के हरि किशन का हाथ पकड़ा, जो 1989 में वीपी सिंह के दम पर सत्ता में आए, जिसने बोफोर्स तो भ्रष्टाचार घोटाले में राजीव गांधी की कथित भागीदारी के खिलाफ अभियान चलाया था। दुबे का नई पार्टी में दबदबा जारी रहा और वो बंदूक की नोक पर अवैध संपत्ति और धन इकट्ठा करता रहा। हालांकि हरि किशन ने 2 बार पार्टियां बदली, पहले बीजेपी और फिर बसपा में, जब भाजपा के मौजूदा विधायक होने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला और एक कड़वा चुनाव लड़े उसी शख्स के खिलाफ जिसने उसे टिकट लेने से रोका था, भाजपा के संतोष शुक्ला। जीत के बाद विकास दुबे ने हरि किशन की ओर से जुलूस निकाला, जब विद्रोही ने 1996 चौबेपुर विधानसभा चुनाव 1200 मतों के छोटे अंतर से जीता। लेकिन माहौल खराब हुआ जब दोनों गुटों के बीच लड़ाई छिड़ गई। उसी हाथापाई में दुबे ने हारे हुए उम्मीदवार संतोष शुक्ला के भाई लल्लन वाजपेयी को बुरी तरह से पीटा। हालांकि तख्ता पलट करते हुए उसी साल लल्लन वाजपेयी अपने भाई के समर्थन से नगर पंचायत अध्यक्ष बने। अब लल्लन वाजपेयी ने भी वसूली करना शुरू किया। दुबे तो पहले से ही इसमें लगा हुआ था, लेकिन 2 गुट एक ही शख्स से कैसे पैसे वसूल कर सकते हैं? इस मुद्दे पर कई झगड़े हुए, क्योंकि दुबे का मानना था कि वाजपेयी उसके इलाके में दखल दे रहा था और वाजपेयी का मानना था कि अब उसे भी वसूली का हक था। 1999 में बॉलीवुड फिल्म अर्जुन पंडित रिलीज हुई, जिसकी कहानी कई जगहों पर दुबे की जिंदगी से मिलती जुलती थी। जैसे कि कैसे उसे प्यार हो गया उसके सबसे अच्छे दोस्त और साथ ही गैंगस्टर राजू निगम की बहन से, जिसके घर वो अक्सर जाया करता था, और कैसे वो बंदूक की नोक पर उसने राजू के घर से रिचा को अगवा किया और उससे शादी की, और कैसे 1997 में हुई घटना के बाद राजू ने विकास से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया, मानो डायरेक्टर ने ही उसकी कहानी को पर्दे पर रचाया हो। बताया जाता है कि दुबे ने 100 से ज्यादा बार ये फिल्म देखी, जिसके बाद लोग उसे पंडित के नाम से पुकारने लगे। लेकिन दुबे ने क्रूरता की हद तब पार करी जब उसने अपने प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की, ठीक उसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ता था। बोलो विकास, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया गैंगस्टर बनोगे और मुझे ही धमकाओगे। ये हमारा धंधा है प्रिंसिपल साहब, पर्सनली ना लो। तुम मुझसे मेरी जमीन हथियाओगे? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। अरे सर, चुपचाप जमीन मेरे हवाले कर दो, वरना क्या? जाओ, नहीं करूंगा। गुरुजी, उस जमीन वह हमारी है, बेहतर है मान जाओ, वरना बेकार में मरना पड़ेगा। गुरु की हत्या के आरोप में शिवली पुलिस ने दुबे के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जज ने उसे दोषी ठहराया और धारा 302 के तहत सजा सुनाई, या तो मौत या आजीवन कारावास। लेकिन जेल में भी दुबे ने सुपारी लेकर लोगों को मरवाया, राम बाबू यादव, और अपनी काली करतूतों का धंधा चलाता रहा। हत्या का आरोप होते हुए भी वो शिवराजपुर जिला पंचायत चुनाव का सीट तक जीता, वो भी सलाखों के पीछे से, एक पद जिसे उसने 15 सालों तक बरकरार रखा। पुलिस ने भी दुबे की तरफ से गवाहों पर दबाव डाला और उन्हें मुकर जाने पर राजी किया। तो अदालत में क्या बोलोगे? साहिब, जो आप कहेंगे वही बोलूंगा। उसके खिलाफ इतने सारे सबूत होने के बावजूद विकास दुबे को जमानत दी जाती है। कैद से तो वो निकला, पर अभी भी एक जरूरी काम अधूरा रह गया था। हमको लल्लन वाजपेयी को हफ्ता वसूलने से रोकना होगा, और वो किसी भी स्थिति से निपटने का एक ही तरीका जानता था। इसीलिए गैंग के 10 से 15 गुंडों को लेकर 1 अक्टूबर 2001 की शाम विकास दुबे लल्लन वाजपेयी के घर पहुंचा। निकल भाग साले, ये प्रॉब्लम हम आज ही निपटा देंगे। हम तोरी दखलबाजी से तंग आ चुके हैं। शुक्ला जी को फोन करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आज हमें मार ही डालेगा। हेलो संतोष जी, भैया जी, विकास गैंग यही है, हमको मारने की धमकी दे रहा है। रुक रुक, मैं पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आता हूँ। क्या समझता है अपने आप को? जैसे ही संतोष शुक्ला पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए, उन्होंने पुलिस को तैयार रहने के लिए एक तलहा किया। दरोगा जी, फौज तैयार कीजिए। अरे यार, ये दुबे नहीं सुधरेगा, लल्लन के यहाँ पहुंचा है, अभी बहुत ही गड़बड़ होने वाली है, सब तैयार हो जाओ। विकास भैया से अपनी वफादारी साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। अच्छा, ये बात। चलो पहले शुक्ला से निपटते हैं, लल्लन उसी के बल पर उछलता है, उसकी रस्सी काटते हैं। किसी पुराने मनमोहन देसाई फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह अब विकास दुबे भी शिवली थाने पहुंचता है।
पीठ पीछे क्या साजिश चल रही है हमारे खिलाफ, हैं? तो का क्या लगता है हमको पता नहीं चलेगा क्या? देखो क्या गुंडाई है। और तुम्हारे पालतू लल्लन का क्या, वही का बड़ा शरीफ है? हम मंत्री हूँ, हम जो चाहे कर सकता हूँ। दम होता तो यूं पुलिस के पल्लू में आकर नहीं बैठता। इज्जत से बात कर, हम राजमंत्री हैं। मंत्री होंगे आप लखनऊ में, कानपुर विकास दुबे का है। अरे देखते क्या हो, पकड़ो सालों को और अंदर करो। खबरदार, कोई नहीं लगा, आज ही प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। दिन दहाड़े कई पुलिस गवाहों के सामने विकास दुबे एक राज्य मंत्री की हत्या करके फरार हो जाता है। हत्या की खबर अब हर अखबार के पन्नों पर छपने लगी और बसपा को शर्मिंदगी से उसे पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। लेकिन ये सब दिखावा था, क्योंकि जब 2002 में उसने आखिरकार आत्मसमर्पण किया तब उसके साथ बसपा के कई नेता मौजूद थे। हालांकि दुबे के खिलाफ एक भी गवाह सामने नहीं आया, यहाँ तक कि संतोष शुक्ला के सरकारी गनर भी नहीं और ना ही उनका ड्राइवर, जिनकी आंखों देखा ये कांड हुआ था। हत्या करने से ना तो दुबे को रोकना और ना ही उसे गिरफ्तार करना, और चार्जशीट में गलत जानकारी देना, जैसा कि ये बताना कि दुबे ने 5 मीटर दूर से राइफल चलाई, बंदूक नहीं, जबकि पोस्टमार्टम में महज 0.9 मीटर दिखाया गया। पुलिस को गुनाह में सह आरोपी बनाया गया इस शक से कि वे दुबे के साथ मिले हुए थे और जिस वजह से वो उनके खिलाफ गवाही भी नहीं दे सके। कानपुर देहात जिला न्यायाधीश को विकास दुबे के पक्ष में फैसला देना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि इस हत्या को किसी ने नहीं देखा। डिफेंस के मुताबिक विकास दुबे जब पुलिस थाने से निकला तब शुक्ला जिंदा थे, इस बात की किसी ने चुनौती नहीं दी। विकास दुबे को अब रोकना मुमकिन नहीं था, लोग उससे बेहद डरे हुए थे। दूर दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा सो जा, नहीं तो विकास दुबे आ जाएगा। अब वसूली का धंधा और बढ़ाया और कानपुर के एक इंडस्ट्रियल एरिया से भी पैसे बटोरना शुरू किया। यहाँ तक कि एक केबल ऑपरेटर को भी नहीं बख्शा, जो एक दुबे ही था। जब उसने उसकी सुनी नहीं तो उसे मौत के घाट उतार दिया। वो खुद को इतना समझता था कि अकाल में भी कोई उसके गुण गाए बिना कुएं से पानी तक नहीं निकाल सकता था। विकास दुबे है तो अजूबा। ऐसा नहीं करने से सजा मिलती, जैसे एक 10 साल के शरारती बच्चे को पता चला जब उसे पेड़ से उल्टा लटकाया गया, जब पानी लेने से पहले गुण गाना भूल गया। 2006 तक विकास दुबे ने ड्रग्स की तस्करी भी शुरू की, पर 5 किलो माल के साथ पकड़ा गया। लेकिन क्योंकि वो अभी अभी एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हुआ था, उसे चिकित्सीय आधार पर जमानत दी गई। सत्ता में कौन था कौन नहीं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे उसकी यारी थी। वो खुद अपना कानून बनाता था, बंदूक की नोक पर संपत्ति हथियाता था, विवादों को वो पैसे लेकर सुलझाता था, यहाँ तक कि गरीबों को भी नहीं छोड़ता था। लेकिन एक ब्राह्मण होके भी बसपा जैसी निचली जाति की पार्टी से रिश्ता जोड़ना लोगों को पसंद नहीं आया और कुछ प्रभावपूर्ण शख्सियत उससे तंग आ चुके थे। लेकिन उसका लोगों के दिल में खौफ बैठ चुका था। उसको गिरफ्तार करने का क्या फायदा, ससुरा उसके आगे कौनो गवाह टिकता नहीं, फिर बच निकल जाएगा। उन्हें मौका मिला जब 2018 में विकास के चचेरे भाई की पत्नी आगे आई। विकास और उसके लोगों ने मेरे पति अनुराग को मारने की कोशिश की, मेरी एफआईआर दर्ज करो। इस बार विकास को जमानत मिलने में पूरे 18 महीने लगे और एक बार फिर पुलिस की कोशिशें नाकामयाब रही। फिर जुलाई 2020 में विकास के साले राहुल तिवारी ने एक और एफआईआर दर्ज की। विकास ने मुझे मारा और मेरा अपहरण करने की धमकी दी जब मैंने अपनी जमीन उसके हवाले करने से इनकार कर दिया। पूछताछ के लिए जब सीओ देवेंद्र मिश्रा उसके पास गए, यह हमारा अंदरूनी मामला है सीओ साहब, हम आपस में सुलझा लेंगे। आपके पास दूसरे बहुत जरूरी काम होंगे ना, वही को करो, हमको मत सिखा हमारा काम, तुझको हमारे साथ आना पड़ेगा। अरे भोकाल काहे मचा रहे हो, तुम हो सिर्फ ड्रामा देखो ना। वाह, तुम जुर्म पर जुर्म करते रहो और हम देखते रहें, तू ही रोकेगा मुझे। तोहरे को पता है ना, तुम विकास दुबे से बात कर रहे हो, कई पुलिस वाले मेरे वफादार हैं, तू भी बोल अपनी कीमत। अपमानित मिश्रा खाली हाथ वापस चले गए, सीधे अपने सीनियर के पास। सर, हम मूर्ख लग रहे हैं, 60 से अधिक मामले हैं उसके खिलाफ, लेकिन फिर भी वो आजाद घूम रहा है और जुर्म पर जुर्म करता जा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या इरादा है तुम्हारा? एनकाउंटर सर, उसको रोकने का बस यही तरीका है। 2020 के बीच का वक्त था जब पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर की योजना बनानी शुरू की। 25 अफसरों की एक टीम बनाई गई। उसके गैंग का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको मार दो। लेकिन हमेशा की तरह दुबे को इसकी खबर पहले ही मिल चुकी थी। वो हरामी, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। सर, जल्दी से निकल जाओ। नहीं,
यही सही बखत है। इसके बाद कोई भी विकास दुबे पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं करेगा। भैया पुलिस को अपना दुश्मन मत बनाओ, पहले से ही आपके बहुत दुश्मन है। तोरे को क्या हमको भैलाने के लिए भेजा है? अपना बकवास अपने पास रखो, हम वही करूंगा जो हमें ठीक लगता है। ठीक है भैया जी, जैसा आप उचित समझे। अपने एनकाउंटर का मुकाबला करने की प्लानिंग के लिए विकास दुबे को 5 घंटे की चेतावनी काफी थी। आने दो पुलिस को, कफन पहनाई के वापस भेज देंगे। एनकाउंटर टीम के जाने के बाद एक पुलिस वाले ने चौबेपुर पावर स्टेशन को फोन किया। बिकरू गांव में ठीक 12:50 पर बिजली बंद कर दी जाएगी, समझे? पुलिस टीम का बिकरू गांव पहुंचने से पहले सारे इलाके में अंधेरा छा गया था। दुबे साला पागल हो गया है, पुलिस पर गोली चला रहा है। क्या वो जानता नहीं इसका अंजाम क्या होगा? नतीजा तुरंत शुरू हुआ। 3 जुलाई विकास दुबे के चचेरे भाई प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे का एनकाउंटर। 8 जुलाई अमर दुबे, विकास का भतीजा और बॉडीगार्ड, हमीरपुर के मौदुहा गांव में मारा गया। 9 जुलाई प्रवीण दुबे इटावा में, जबकि दुबे के 17 वर्षीय रिश्तेदार प्रभात मिश्रा को पनकी में पुलिस हिरासत से भागते हुए गोली मारी। कुछ दिनों तक दुबे अपने ठिकानों को अज्ञात रखने में कामयाब रहा, लेकिन जब उनके ऑन ग्राउंड रक्षक चौबेपुर एसएचओ विनय तिवारी और बिकरू गांव के बिट प्रभारी एसआई के शर्मा को 8 जुलाई को गिरफ्तार कर निलंबित किया गया, इस आरोप में कि उन्होंने विकास दुबे को एनकाउंटर के बारे में खबर दी, जिसमें 8 पुलिस की जाने गई और 7 घायल हुए। और एसएचओ विनय तिवारी एनकाउंटर में एक भी गोली नहीं चलाई और वहां से भाग गए, जहां उनके कई पुलिस साथी जख्मी पड़े थे। विकास दुबे को पता था कि अब वो कानपुर में सुरक्षित नहीं और वो शहर से भाग निकला और मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के भीड़ भाड़ परिसर में खुद को आत्मसमर्पण करने का वक्त चुना, जहां कोई एनकाउंटर संभव नहीं था। चेहरा छिपाने की भी जहमत नहीं की और मंदिर में एक फूल बेचने वाले सुरेश माली ने उसे आसानी से पहचान लिया, जिसने पुलिस को सूचित करके उसकी पुष्टि भी की। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और उज्जैन पुलिस से गिरफ्तार होने के बाद विकास दुबे प्रेस को चिल्लाकर बताना चाहा कि वो जिंदा पकड़ा गया था। मैं हूँ विकास दुबे, कानपुर वाला। 700 किलोमीटर दूर कानपुर से एक पुलिस टीम रवाना हुई अपने खास मुलजिम को उठाने। पूछताछ के दौरान दुबे ने गर्व से बताया, 11 बड़े बड़े नेता और 5 सीनियर पुलिस हमारे दोस्त हैं, जरूरत पड़ने पर मेरी मदद करते रहते हैं। अगली सुबह हर चैनल पर एक ही खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज, हमें अभी अभी पता चला है कि विकास दुबे मर चुका है, वो भागने की कोशिश करते समय मारा गया। पुलिस के अनुसार जब वे दुबे को वापस कानपुर ला रहे थे तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जब भारी बारिश में कुछ मवेशियों को बचाने के चक्कर में कार पलटी। पुलिस का कहना है कि तब विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, तब उस पर गोली चलानी पड़ी। शायद एक असंभव घटना, क्योंकि 2006 की रोड दुर्घटना के बाद विकास को रीढ़ की दिक्कत थी और वो लंगड़ा कर चलता था। काउंटर का एक सिलसिला होता है और फिल्म वाले शूटआउट फिल्मों के लिए एक फॉर्मूला बना रखे हैं। एनकाउंटर में कोई गवाह नहीं होता, पुलिस के शब्द हमेशा फाइनल होते हैं। विकास के फोन डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुठभेड़ से ठीक पहले उसने निलंबित अधिकारियों एसएचओ विनय तिवारी और एसआई के शर्मा से बात की थी। विडंबना की बात तो यह है कि दुबे को खबर देने वाले सब इंस्पेक्टर के शर्मा खुद पुलिस के हाथों अपने एनकाउंटर के डर से सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मांग रहे थे। दुबे की मौत के बाद ब्राह्मण क्रोध फेसबुक पर फूटा, खासकर उसके जवान भतीजे के एनकाउंटर के खिलाफ, जिसकी महज 9 दिन पहले ही शादी हुई थी। बाकियों ने यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो ठहरे ठाकुर, पर एक ब्राह्मण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर मायावती ने फायदा उठाना चाहा और बसपा के 2007 सफल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को फिर से जगाने की कोशिश की। किसी अपराधी के कार्य पर उसकी पूरी जाति को पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें असुरक्षितता महसूस होनी चाहिए। योगी के ठोक देंगे रवैये ने पिछले 2 सालों में 100 से अधिक अपराधियों का सफाया किया। 70 तो सिर्फ पश्चिमी यूपी में। 48 वर्षीय विकास दुबे 2016 में खत्म होने वाला 119वां अपराधी बना और 19 और मोस्ट वांटेड अपराधियों की एक लिस्ट पुलिस के पास तैयार है। हालांकि खुद को बिकरू का गब्बर और शिवली का डॉन की बड़ी छवि देने के बावजूद हकीकत में विकास दुबे एक छोटा मोटा गैंगस्टर ही था, जिसका दबदबा कानपुर देहात के 2 क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। गोलीबारी में निम्नलिखित पुलिसकर्मी मारे गए: बिठूर अंचल अधिकारी देवेंद्र कुमार मिश्रा, शिवराजपुर थाना प्रभारी एसओ महेश यादव, एसआई अनूप कुमार सिंह और बाबूलाल, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, राहुल, जितेंद्र कुमार और बबलू। गंभीर रूप से घायल 7 पुलिस कर्मियों में शामिल हैं
बिठुर थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, एसआई सुधाकर पांडे और विकास बाबू, कांस्टेबल अजय सिंह सेंगर, अजय कश्यप और शिव मूरत निषाद और होमगार्ड जय राम पटेल। विकास दुबे के पिता ने कहा है कि पुलिस ने मेरे बेटे के खिलाफ कार्रवाई करके सही काम किया। उन्होंने उसके दाह संस्कार में हिस्सा तक नहीं लिया। दुबे की मां ने पहले इनकार किया, लेकिन बाद में वे अंतिम संस्कार में शामिल हुई। जस्टिस बीएस चौहान जांच आयोग के मुताबिक गैंगस्टर विकास दुबे और उसके 5 साथियों को पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारे जाने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बिस्बो की शायरी। बड़े नाव की छांव तले जुर्म का फैला राज, कई गुनाहों का रखा उसके सर पर ताज। घड़ा पाप का भर गया और गया फिर टूट, जब पुलिस पर ही गई उसकी गोली छूट। पुलिस ने फिर ठान ली, रची गई मुठभेड़, अंत गुनाहों का हुआ, विकास हो गया ढेर। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।